बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं शरारत, आवाज़ तालिया, मुसन्निफ़ असर नोमानी। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की तरफ से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 160 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 2 सफ़ा नंबर 19 से। मैं यहाँ बैठा था। सलीम ने फिर भी परवेज़ के करीब जाकर नरमी से कहा, ठीक है, मगर अब मैं यहाँ बैठा हूँ। परवेज़ ने बड़ी हकारत अमेज़ नज़रों से सलीम को देखते हुए जवाब दिया, मिस्टर, मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर जाकर पार्क में बैठो। मैनेजर साहब बोले, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। सलीम अब भी परवेज़ से मुहातब था। मुनासिब यही है कि आप ये कुर्सी छोड़ दें। खूब। परवेज़ ने तलही से कहा, और ना छोड़ूं तो तुम क्या कर लोगे? मैं आपको उठाकर बरामदे से बाहर फेंक दूंगा। अगर इतनी हिम्मत है तो कोशिश कर देखो। परवेज़ इत्मीनान से पैर फुलाकर बैठ गया। मगर जवाब में जो कुछ हुआ उसकी तवक्का उसे तो क्या, मैनेजर साहब को भी नहीं थी। सलीम ने बड़े इत्मीनान से हाथ बढ़ाकर परवेज़ का गिरबान पकड़ लिया और फिर उसे जो झटका दिया तो परवेज़ कुर्सी से सीधा उठकर कमान से निकले हुए तीर की तरह बरामदे की सीढ़ियां साफ फलांगता हुआ पार्क की घास पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। और ये गनीमत ही था, और ना कहीं सीमट की पुख्ता रविश पर गिरा होता तो 2-4 दांत टूट जाते। मैनेजर साहब एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गए, मगर फौरन ही ताव खाकर सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ सलीम के रसीद किया। या कम से कम उनका इरादा यही था, जो बदकिस्मती से पूरा नहीं हो सका, क्योंकि सलीम के मुंह तक पहुंचने से पहले ही वो उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त में आ चुका था। परवेज़ की हैरत अंगेज कलाबाजी ही तमाम उम्मीदवारों को मुतवज्जा करने के लिए काफ़ी थी। उस पर मैनेजर साहब की नाकाम कोशिश, जो वो सलीम की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने के लिए जी जान से कर रहे थे, यक तरफा तमाशा साबित हुई। चपड़ासी से अपने मैनेजर की बेबसी न देखी गई। वो दांत पीसे हुए आगे बढ़ा ही था कि एक तंदुरुस्त और तवाना नौजवान ने उसका रास्ता रोक लिया। अपनी हड्डी पसली एक नहीं करवाना चाहते हो तो यहीं खड़े रहो। वो कहर आलूद नजरों से चपड़ासी को घूरते हुए बोला, और न जाने उसकी नजरों में किस गजब की तंदीही थी कि चपड़ासी सहम कर रह गया। जाइए, ऑफिस में तशरीफ ले जाइए। सलीम ने मैनेजर साहब का हाथ झटक कर छोड़ दिया, वरना ये सूट लॉन्ड्री में भी साफ नहीं हो सकेगा। शट अप, मैनेजर साहब हलक फाड़ के चीहा। यू शट अप। सलीम भी खामोश नहीं रहा। मैनेजर साहब, वो नौजवान आगे बढ़ा, यहाँ इस वक्त 200 नौजवान मौजूद हैं। हुलिया बिगड़ जाएगा आपका भी और इस फैक्ट्री का भी। गलती सरासर आपकी थी। अब हैरियत इसी में है कि बात यही ख़त्म कर दीजिए। क्या बात है नासिर? शोर सुनकर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भी ऑफिस से निकल आए। नासिर ने बाप के सामने अपना भरम खोलना नहीं चाहा। कुछ नहीं डैडी, वो कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला। कोई बात नहीं थी, आइए अंदर चलें। हलील साहब ने बेटे की आवाज़ में छुपी हुई किस को महसूस कर लिया। एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर सहलाते हुए उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। नया पैराग्राफ। तुमसे मिलकर खुशी हुई दोस्त। तंदुरुस्त और तवाना नौजवान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ सलीम की तरफ बढ़ाया। मुझे अनवर कहते हैं, और बकौल शख्स से हम भी हैं 5वें सवारों में। बाहुदा, तुमने जिस शान से इस चेयरमैन के साले को उठाकर फेंका है, अगर मेरे पास इस वक्त कैमरा होता तो फ़ोटो खींच लेता, और अगर शादीशुदा होता तो बच्चों को वसीयत कर जाता कि साल में 1 मरतबा इस फ़ोटो को ज़रूर देखें। सोने चांदी के कुश्ते से ज़्यादा मकवी दिलो दिमाग साबित होगा। मेरा नाम सलीम है। सलीम ने अनवर का बड़ा हुआ हाथ गर्मजोशी से थामते हुए जवाब दिया। तुम्हारी बर वक्त मदाहलत का ममनून हूँ, वरना शायद इस वक्त मैं फैक्ट्री से बाहर खड़ा चोटे से हिला रहा होता। ये ममनून क्या होता है जी? अनवर ने पूछा। एक बीमारी होती है। सलीम के होंठ पर मुस्कुराहट आ गई, जिसमें मुझ जैसे आदमी इस वक्त मुब्तला होते हैं
جب کوئی ان پر احسان کرتا ہے. اور یہ احسان کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے اس وقت تم نے مجھ پر کیا ہے. معاف کرنا دوست، انور نے کچھ رکھائی سے جواب دیا. میں سمجھتا تھا کہ تم اپنے ہی بھائی بند معلوم ہوتے ہو، مگر باتیں تو تم بالکل بڑے آدمی جیسی کر رہے ہو. برا مان گئے شاید؟ سلیم نے مسکرا کر منانے والے لہجے میں پوچھا. برا؟ انور نے منہ بنایا. کچھ ایسا ویسا؟ سچ کہتا ہوں، اگر چیئرمین کے سالے کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ابھی آپ کے مزاج درست کر دیتا. سلیم نے ایک کہکا لگایا. انور بھی مسکرانے لگا. بھیا، ان ممنون و احسان والی باتوں سے آج کل بناوٹ کی بو آنے لگی ہے. انور نے کہا. اپن تو سیدھی سی بات جانتے ہیں، جو لوگ پڑوسی کے جلنے کا تماشا دیکھتے ہیں ان کا اپنا گھر بھی شعلوں سے محفوظ نہیں رہتا. چپڑاسی اندر سے ایک فہرست لے آیا تھا اور اب اس میں سے امیدواروں کے نام پڑھ پڑھ کر ایک ایک امیدوار کو انٹرویو کے لیے بھیجتا جا رہا تھا. 10-5 امیدواروں کے نام پکارنے کے بعد پرویز کا نام پکارا، مگر وہ تو پارک سے اٹھ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا. تم مجھے اس شہر کے رہنے والے معلوم نہیں ہوتے، انور نے کہا. یہ اندازہ تم نے کس بات سے لگایا؟ زیادتی کے خلاف بغاوت کرنا اس شہر کی روایات میں شامل نہیں. اس حساب سے تو تمہیں بھی غریب الوطن ہونا چاہیے. درست ہے، ابھی نیا قاسم آباد سے آیا ہوں. 1 منٹ. سلیم نے ہاتھ اٹھا کر انور کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. مجھے کچھ شبہ سا ہو رہا ہے کہ چپڑاسی کہیں میرا نام نہ پکار رہا ہو. چپڑاسی واقعی سلیم کا نام پکار رہا تھا. سلیم اپنی کرسی سے اٹھ کر قریب پہنچا تو چپڑاسی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. سلیم صاحب آپ کا نام ہے؟ اس نے پوچھا. ہاں. تو پھر ابھی آپ تشریف رکھیں. کیوں؟ یہ دوسرے سلیم صاحب ہے، چپڑاسی نے بات بنائی. تمہیں کیسے معلوم ہے؟ آپ کی ولدیت کیا ہے؟ کلیم احمد. ان صاحب کے والد کا نام علیم الدین ہے. چپڑاسی نے جواب دیا. آپ بیٹھ جائیے، جب آپ کا نمبر آئے گا بلا لوں گا. میں یہ فہرست دیکھ سکتا ہوں؟ جی نہیں. چپڑاسی ناگواری سے بولا. آپ بیکار بحث کر کے دوسروں کا بھی وقت خراب کر رہے ہیں. بہت خوب، سلیم نے جواب دیا اور یوں ذرا سا گھوما جیسے واپس جا رہا ہو. چپڑاسی مطمئن ہو کر دوسرا نام پکارنے کے لیے فہرست دیکھنے لگا. اچانک سلیم پلٹا اور دوسرے لمحے فہرست چپڑاسی کے ہاتھ سے سلیم کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چپڑاسی نے گھبرا کر کہا. فہرست مجھے دیجیے. اس نے فہرست چھیننے کی کوشش کی، مگر سلیم نے الٹا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اپنے اور چپڑاسی کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر لیا کہ چپڑاسی ہاتھ پیر تو چلا سکتا تھا مگر فہرست نہیں لے سکتا تھا. سلیم نے فہرست میں اپنا نام دیکھا. وہ اسی نمبر پر موجود تھا جس نمبر پر پکارا گیا تھا. تو یہ دوسرے سلیم صاحب ہیں. اسے چپڑاسی کو گھورا. صاحب میرا کوئی قصور نہیں. اسے ہاتھ جوڑ دیے. مینیجر صاحب نے مجھے یہی حکم دیا تھا. میرا بھی یہی خیال تھا. سلیم نے فہرست چپڑاسی کو واپس کر دی. بہرحال تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی. سلیم نے بلا جھجک لٹکتا ہوا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا. ہاتھ سے پرتکلف کمرے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے مینیجنگ ڈائریکٹر خلیل صاحب بیٹھے تھے. ان کے سامنے ایک موٹا سا فائل کھلا رکھا تھا اور ان کے داہنے ہاتھ کی جانب دوسری کرسی پر ناصر رائٹنگ پیڈ پر کچھ لکھ رہا تھا. آہٹ سن کر دونوں نے سر اٹھا کر سلیم کو دیکھا. تم؟ ناصر چونک گیا. جی ہاں میں، سلیم نے جواب دیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے چپڑاسی کو مجھے سب سے آخر میں بھیجنے کی ہدایت دی تھی، مگر فہرست کے اعتبار سے اب میرا ہی نمبر تھا. کیا بات ہے ناصر، تم ان صاحب کو جانتے ہو؟ خلیل صاحب نے ناصر سے پوچھا. جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے بڑے ڈرامائی انداز میں ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو چکے ہیں. ناصر کی بجائے سلیم نے جواب دیا. اچھا خیر. خلیل صاحب جلدی سے فائل کی طرف متوجہ ہو گئے. تو تمہارا نام سلیم ہے؟ جی ہاں. اس سے پہلے کہیں کام کیا ہے؟ جی نہیں، سلیم نے جواب دیا. مگر آدمی ذہین اور محنتی ہو تو بہت جلد اپنے فرائض کو سمجھ لیتا ہے. اور محنت سے تمہاری مراد اکھاڑے کی پہلوانی ہے؟ ناصر نے طنز کیا. وہ ایک اضافی صلاحیت ہے.
سلیم مسکرایا، جس کی افادیت تو اب آپ پر بھی روشن ہو چکی ہوگی۔ تمہاری ڈگریاں میں نے دیکھ لی ہیں، خلیل صاحب نے کہا، اور تمہاری اضافی صلاحیت کا شہرہ بھی میرے کانوں نے سنا تھا۔ یہ بتاؤ، کسی بڑے آدمی کی سفارش بھی ہے تمہارے پاس؟ جی نہیں۔ کوئی عزیز رشتہ دار انکم ٹیکس کے محکمے میں کام کرتا ہے؟ جی نہیں۔ یہاں وزارت صنعت و حرفت میں؟ جی نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ میں انکم ٹیکس بجانے کے سلسلے میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، اور نہ میری وجہ سے آپ کو امپورٹ لائسنس ملنے میں کوئی آسانی ہو سکتی ہے۔ بہت تیز معلوم ہوتے ہو، خلیل صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، سلیم نے جواب دیا، اور میرا خیال تھا کہ مردم شناس نگاہیں اس جوہر کو قابل سمجھتی ہیں۔ بہت خوب، اب تم جا سکتے ہو، خلیل صاحب نے فائل پر کچھ نوٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ انٹرویو کے نتیجے کا اعلان 1 ہفتے بعد کیا جائے گا۔ سلیم کمرے سے باہر نکل آیا۔ اچھا دوست، اس نے انور کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہم تو چل دیے، 1 ہفتے بعد بلایا ہے، اگر یہ دعوت عام ثابت ہوئی تو پھر ملاقات ہوگی۔ تم یہاں ٹھہرے ہوئے کہاں ہو؟ انور نے پوچھا۔ کہیں نہیں، جام نگر سے آیا تھا، وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ اور 1 ہفتے کے بعد پھر آؤ گے اتنی دور سے؟ مجبوری ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ 1 ہفتے میرے پاس ٹھہر جاؤ، اس چھٹی میں سیر و تفریح بھی ہو جائے گی اور 2 طرفہ آمد و رفت کا کرایہ بھی بچے گا۔ انور نے دعوت دی۔ نہیں بھی، جانا ہی پڑے گا، کچھ ایسی ہی مجبوری ہے، سلیم نے جواب دیا۔ حالانکہ یہ قطعی جھوٹ تھا، اسے معلوم تھا کہ ایک ہی مردہ کی آمد و رفت کے کرائے کا بندوبست کتنی مشکل سے ہوا تھا، اور اب تو دوسری مجبوری یہ تھی کہ جیب بالکل خالی تھی۔ مصلحت بے شک یہی تھی کہ انور کی دعوت قبول کر لی جائے، مگر سلیم کی غیرت اسے گوارا نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے تمہاری خوشی، انور نے کندھے اچکائے، مگر مجھے شبہ ہے کہ کہیں بڑے آدمیوں کی طرح تکلف نہ کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سلیم نے پھر جھوٹ بولا۔ اچھا، خدا حافظ۔ سلیم جس وقت سٹار کیمیکل انڈسٹری کے گیٹ سے نکلا تو دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ اس وقت سے لے کر دوپہر کے 4:30 بجے تک وہ شہر کی سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتا رہا، مگر اسے اپنی پریشانیوں کا حل نہ مل سکا۔ بھیک مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مزدوری کرنے کی اس نے کئی جگہ کوشش کی، مگر دن کے 12 بجے کے بعد یہ کام بھی آسان نہ تھا۔ تقریباً ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ کل صبح آ جانا۔ ایک دو مرتبہ اس نے لوگوں کا سامان اٹھا کر ٹیکسی تک بھی پہنچایا، مگر جواب میں صرف شکریہ ہی ملا۔ لوگ اس کا سوٹ ہاں وہ معمولی سے ہی، اور اس سے زیادہ اس کی شخصی وجاہت کو دیکھ کر یہ یقین کر لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس نے ان کا کام کسی معاوضے کی امید میں کیا ہے، اور خود سے مانگنے کی سلیم کو ہمت نہیں ہوئی۔ 4:30 بجے وہ ایک بازار کی پر رونق سڑک سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کی ٹانگیں تھک چکی تھیں اور بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ درمیان میں اس نے کئی جگہ پیٹ بھر بھر کے پانی پیا تھا، مگر کہیں بھوک بھی اس طرح ختم ہوتی ہے؟ سوچ سوچ کر اس کا ذہن تھک چکا تھا، مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سگریٹ کا پیکٹ بھی اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سلیم نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اکلوتے سگریٹ کے ڈبیا کو دبایا اور ایک مرتبہ پھر سگریٹ کی طلب کو آس پاس کے مناظر میں بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ایک آدمی کی مشتبہ حرکات نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک کھلی کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر 2-4 بنڈل پڑے ہوئے تھے، مگر یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ صرف سلیم ہی نہیں، قریبی ریسٹورنٹ سے نکلتا ہوا ایک کانسٹیبل بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ادھر اس نے کار کی سیٹ سے بنڈل اٹھا کر بھاگنا چاہا، ادھر کانسٹیبل کا مضبوط ہاتھ اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ کیوں بچو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ ارے مر گیا حوالدار جی، وہ بولا، ہمیں تو بنڈل اٹھا کر کار میں رکھ رہا تھا۔ واہ بیٹے، کانسٹیبل نے الٹے ہاتھ سے ایک چپٹ ماری۔ اب یہ بنڈل آپ سے کار سے اچھل کر سڑک پر گر پڑا ہوگا۔ نہیں حوالدار جی، جھوٹ نہیں بولوں گا، گرایا تو میں نہیں تھا۔ اچھا وہ کیوں؟ اب دیکھیے نا، اس طرح سڑکوں پر کھلے موڑ میں کھلی موٹر میں سامان چھوڑ کر لوگوں کے ایمان
आजमाइश में डालने का किसी को क्या हक है? हाँ, हाथों में खुजली होने लगती है। असूलन किसी जुर्म की जिम्मेदारी मुजरिम के साथ ही इन लोगों पर आयद होती है जो इस जुर्म के साजगार माहौल पैदा करते हैं। मैंने इस मोटर वाले को सबक देने के लिए एक बंडल उठाकर नीचे डाल दिया था। बई वाह, कांस्टेबल ने हल्का सा कहका लगाया। मालूम होता है आजकल सियासी जलसों में बड़ी बाकायदगी से जाने लगे हो। हवलदार जी, अगर पैसे अच्छे मिले तो मुझ जैसे लोग एक मरतबा जहन्नम में जाने के लिए भी तैयार हो जाएं। चलो बेटे, जहन्नम ही में लिए चलता हूँ। कांस्टेबल ने गर्दन छोड़कर उसका हाथ पकड़ते हुए घसीटा। चलिए हवलदार जी, कुछ दिन के लिए सरकारी मेहमान ही सही। वो आदमी बोला। मैं अपनी बात नहीं करता, मगर कसम से इस धंधे में कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे भी हैं जो मुफ्त खाने पीने और आराम से रहने के लालच में जेल जाते हैं। सलीम के जहन को एक झटका सा लगा। कांस्टेबल तो इस चोर को पकड़कर आगे बढ़ गया, मगर सलीम संजीदगी से इस मसले पर गौर कर रहा था कि एक हफ्ते की मेहमान नवाजी का बोझ सरकार के कंधों पर क्यों न डाल दिया जाए। हुकूमत जो कुछ करती है वो अवाम की जूतियों के तुफैल ही होता है, और वो कुछ और हो या ना हो, यके अज अवाम तो बहरहाल है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि बेगैरती ओढ़कर मुफ्त की रोटियां तोड़ने किसी के घर पड़ गया, मगर शरारत ज़रा हल्के किस्म की होनी चाहिए। मेहमानदारी की मुद्दत एक हफ्ते से बढ़ गई तो फ़ायदे की बजाय नुकसान के इम्कानात ज़्यादा हैं। सलीम ने सड़क की तरफ देखा। एक मोटे ताज़े गुंबदनुमा हजरत पता नहीं किस बात पर आप ही आप मुस्कुराते, सर मटकाते, चुटकी बजाते चले आ रहे थे। अगर ये हजरत सड़क पर लुढ़का दिए जाएं तो सलीम को इसके तस्वुर से ही हंसी आ गई। चलो, कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खिदमत भी हो जाएगी। उसने सोचा, यहाँ की सड़क काफ़ी नाहमवार नज़र आ रही है, मगर सुना है मोटे आदमी का गुस्सा नहीं आता। अगर ये स्टीम रोलर साहब भी हाथापाई करने के बजाय खीसे निकाल कर हंस दिए तो बहरहाल पहले धक्का दिया जाए, बाद में अगर ज़रूरत हुई तो 2-4 हल्की फुल्की गालियाँ भी दी जा सकती हैं। सलीम फुटपाथ से उतरकर उन साहब की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर दोनों हाथ धक्का देने के लिए यूं उठाए जैसे कोई दुआ मांगने का इरादा कर रहा हो। इतना मोटा आदमी मामूली धक्के से क्या गिरेगा। चुनाचे जोर लगाने के लिए अजलात को सख्त किया और आंखें बंद करके धक्का दे ही दिया, मगर वो साहब चलते चलते अचानक दूसरे फुटपाथ की तरफ घूम गए। वार हाली गया और सलीम अपनी ही जोंक में दुआ मांगते मांगते रुकू में चला गया। संभल कर देखा तो वो हजरत अब भी उसी अंदाज में चुटकियां बजाते चले जा रहे थे। सलीम को बड़ा ताव आया, भागा भागा गया और इस मर्तबा किसी तैयारी के बगैर धक्का दे दिया। इधर इसने धक्का दिया और उधर एक तेज रफ्तार कार जन से मोटे साहब का कोट छूती हुई निकल गई। मोटे साहब की आंखें खौफ और दहशत से दूर तक फैल गईं। फुटपाथ पर फसकरा मारे वो बुरी तरह हाँप रहे थे। करीब ही अखबार बेचने वाले एक छोटे से लड़के ने जल्दी जल्दी 2-4 पत्थर उठाकर अपने अखबारात पर रख दिए और सहमी हुई नज़र से मोटे साहब के खुले हुए मुंह की तरफ देखने लगा कि आंधी तेज हो तो 2-4 पत्थर रख ही दिए जाते हैं। सलमान ने हैरत से दूर होती कार की तरफ देखा और फिर गुंबद साहब की जानिब, जिन्हें तकरीबन 5 आदमी आगे पीछे से उठाने की कोशिश कर रहे थे। हुदा हुदा करके उठे और सलीम की गैर इरादी तौर पर नज़र उस जगह जा पड़ी जहाँ से उन्हें उठाया गया था। ये नहीं ये इसका वहम था या क्या, मगर इस जगह कम से कम 5-6 इंच गहरा गड़ा महसूस हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मोटे आदमी कह रहे थे। अगर आप ना होते तो मैं ज़रूर इस कार के नीचे आ जाता। अरे नहीं साहब, सलीम ने इनकसारी से जवाब दिया। कार की शामत आई थी, एक ही टक्कर में टुकड़े उड़ जाते। कल के अखबार में खबर छपती कि फ़लाँ साहब हैरियत से हैं, अलबत्ता कार को मरम्मत के लिए वर्कशॉप भेज दिया गया है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सलीम ने दूसरी तरफ चलते हुए सोचा, बजाय लड़ने के उन्होंने तो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। दूसरी कोशिश करना चाहिए, शायद इस मर्तबा किस्मत मेहरबान हो। सलीम फुटपाथ पर चल ही रहा था
कि कुछ फासले पर उसने देखा कि एक पहलवान टाइप आदमी रेड़ी से पुलाव की देग उतार कर फुटपाथ पर रख रहा है। सलीम करीब पहुंचा तो गरम गरम पुलाव की लज्जत अंगेज खुशबू उसकी नाक से टकराई। उसने गहरी सांस ली। काश साइंसदान सूंघ कर पेट भरने की कोई तरकीब इजाद कर सकते तो ग़िज़ाई किल्लत का मसला चुटकी बजाते हल हो जाता। पुलाव की जायका नवाज खुशबू ने इसकी इश्तिहा कुछ और तेज़ कर दी थी। सलीम चलते चलते रुक गया। पहलवान साहब अपने मुकर्रर ठप्पे पर देग जमाकर दूसरा सामान रेड़ी से उतार रहे थे। रेड़ी पर एक बोर्ड भी लगा था जिस पर जली हरूफ में लिखा था, दिल्ली का मशहूर और मारूफ शाही पुलाव खाइए और अपने बाल बच्चों के लिए घर ले जाइए। अब्दुल हलीम पहलवान पुलाव वाले। सलीम ने एक मरतबा फिर बहुत गौर से बोर्ड की तरफ देखा। साफ लिखा था, खाइए और बाल बच्चों के लिए घर ले जाइए। कीमत अदा करने के बारे में कोई हदायत नहीं थी। सलीम का तो दिल चाहा कि इस दावत आम पर लब्बैक कहे, मगर फिर कुछ शुबा सा गुजरा कि ये भी कहीं कोई इश्तिहार ना हो। और इश्तिहारात के बारे में से बचपन से अब तक बड़े तल्ख तजर्बात हुए थे। बचपन में असली रिस्ट वॉच के लालच में न जाने कितनी मरतबा ब्यूटी बक्स, बाल काला करने वाला तेल और जादुई अंगूठियां मंगवा चुका था। और ये तो हाल ही की बात थी कि कोई लखनवी बुजुर्ग साल के साल मुफ्त बवासीरी छल्ले का इश्तिहार दिया करते थे। एक मरतबा उसकी हाला ने 5 चांदी के छल्ले दिए कि ये इन्हें दे आओ, वो ईद कुर्बान के बाद पढ़कर वापस कर देंगे। मगर वहाँ जाके मालूम हुआ कि मुफ्त की बात तो बस इश्तिहार थी, वरना फ़ी छल्ला 100 रुपये वसूल किए जाते हैं। एकदम से सलीम को ख्याल आया कि पहलवान साहब मुफ्त पुलाव खिलाएंगे नहीं, क्यों ना उनकी देगी उलट दी जाए। और क्या भाड़ में जाए वो सोना जिससे फूटे कान। हालांकि सलीम बिल्कुल नहीं समझ सका कि उसे इस वक्त ये मुहावरा क्यों याद आया, सिवाय इसके कि मुहावरे से पुलाव की बजाय कुछ कुछ तहरीबकारी की बू आ रही थी। पहलवान साहब अपनी दुकान लगा कर बैठे ही थे कि उन्होंने सलीम को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। आओ बाऊजी, पहलवान साहब ने उस तरफ मुंह करके कहा और उसे ऐसे मुहातब किया जैसे मुद्दतों की जान पहचान हो। आप पुलाव भी वो पकाया है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे, जरा हाथ दिखाओ, सलीम ने अकड़ू बैठते हुए कहा। पहलवान साहब ने कुछ हैरान होते हुए अपना हाथ सलीम की तरफ बढ़ाया। ला हौला वला कुव्वता, सलीम ने कराहियत से कहा। इतनी गंदी उंगलियां कौन चाटेगा। ही पहलवान साहब हंसे। बाबूजी की भी क्या बातें हैं। तो कितना निकाल दूं, सेर या आध सेर, भाव क्या है। सलीम ने एहतियातन पूछ लिया। 8 रुपये पाओ, पहलवान साहब ने उसी अंदाज में कहा गोया मुफ्त दे रहे हो। खा कर देखो बाबूजी, 20 रुपये प्लेट की मुर्गी इसके सामने उठाकर फेंक दोगे। 2 रुपये पाव दोगे, सलीम ने सरसरी लहजे में पूछा। हालांकि दिल डर रहा था कि कहीं पहलवान साहब ने इस भाव पर राजी हो गए तो क्या होगा। बाऊजी, कभी पुलाव खाया भी है या अभी तक नाम ही सुनते रहे हो। पहलवान साहब को गुस्सा आ गया। तुम खाने की बात कर रहे हो, हमारे दादा के यहाँ 20 देगे रोज़ाना शहर के गलियों में बिल्लियों के लिए डाल दी जाती थी। अरे जाओ बाबूजी, पहलवान साहब ने हाथ नचाया। बहुत देखे हैं देगे उलटने वाले, एक प्लेट के पैसे तो जेब से निकलेंगे नहीं। देखो ताव मत दिलाओ मुझे, सलीम ने आस्तीन चढ़ाई। दादा जान 20 देगे उलट सकते थे तो उनका पोता कम से कम एक देग तो उलट ही सकता है। इस उलटफेर में 2-4 आदमी और भी जमा हो गए थे। सलीम दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसने पहलवान साहब को काफ़ी गरमा दिया था। मुमकिन है कि इसे 2-4 हाथ भी खाने पड़ जाएं, मगर थाने जाने का इंतज़ाम तो बहरहाल हो गया था। बाबूजी, देख तो क्या उल्टेगी, कहीं पोता ना उलट जाए। पहलवान साहब भी खड़े हो गए। ये बात है तो फिर देखो कौन उलटता है, सलीम ने जवाब दिया और आगे बढ़कर पुलाव की पूरी देग फुटपाथ पर उलट दी। पहलवान साहब को शायद गुमान भी ना था कि सलीम उनका तनतोष देखने के बाद
देख को उलटना तो दरकिनार, हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। पहले तो वो यूं सलीम को देखते रहे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर एतबार ना रहा हो, मगर पुलाव को फुटपाथ पर बिखरे देखकर उन्हें होश में नहीं जोश भी आ गया। वो बिल्कुल इस तरह जैसे अखाड़े में अपने हरीफ को झपटते हों सलीम की तरफ लपके, मगर इससे पहले कि वो कोई दाव आजमाते करीब खड़े हुए एक साहब हैरत से चीख पड़े, अरे छिपकली, पुलाव में छिपकली। सलीम को बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे वो पुकार रहे हो, पुलिस, पुलाव में पुलिस। मगर यकलहत उसके ख्यालात का ताना बाना टूट गया। पुलाव में पुलिस, ये क्या बात हुई? उसने चौंक कर उन साहब के उठे हुए हाथ की तरफ देखा और फिर हाथ की सीध में गिरे हुए पुलाव की जानब बिखरी हुई बोटियों के दरमियान एक मुर्दा छिपकली बड़े आराम से हाथ पैर फैलाए पड़ी थी। क्यों पहलवान साहब, ये छिपकली खिला रहे हो पब्लिक को? मजमे से कई आवाज़ें बुलंद हुई। वो तो भला हो इन साहब का, वरना आज पूरा बाजार को कब्रिस्तान पहुंचाने का इंतजाम कर लिया था पहलवान ने। पहलवान साहब की सिट्टी गुम थी। एक एक ने आगे हाथ जोड़ रहे थे कि भाइयों, मेरी कुछ खता नहीं, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ से आ मरी। कान पकड़ता हूँ जो अब कभी घर वाली का एतबार करूँ। मुझसे कह रही थी, मैंने निकाल कर फेंक दी है, मगर बिफरा हुआ मजबा कब किसी की सुनता है। कोई साहब दौड़कर एक कांस्टेबल को भी बुला लाए। सलीम चुपचाप मजमे से निकलकर आगे चल दिया। वाह अल्लाह मियाँ, वो दिल में कह रहा था, मैं अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ाम कर रहा था और आपने पकड़वा दिया पुलाव वाले को। मालूम होता है इस शहर की हवालात भी अपने मुकद्दर में नहीं। फिर अब क्या किया जाए? भूख तो अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। हाथों पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। सलीम ने फुटपाथ पर लगी हुई सबील से पानी पिया तो कुछ होश बजा हुए एक मर्तबा और कोशिश की जाए, उसने अपने आप से कहा। फुटपाथ से नीचे उतरने लगा था कि पीछे से किसी ने जोर से हॉर्न बजाया। सलीम जल्दी से दोबारा फुटपाथ पर चढ़ गया। पलट कर देखा तो एक ट्रक था, केलों से भरा ट्रक। कच्चे पक्के हरे हरे केले ऊपर तक लदे हुए थे। अगर ये ट्रक रुक जाए अल्लाह मियाँ तो कितनी अच्छी बात है, सलीम ने दिल में कहा। जब तक ट्रक वाला पुलिस को बुलाएगा 10-5 केले तो खाए जा सकते हैं, मगर आज तकदीर मुझ पर मेहरबान क्यों होगी। और फिर सलीम ने हैरत से देखा कि ट्रक सचमुच रुक गया। चंद कदम आगे ट्रैफिक सिग्नल था जिसकी सुर्ख रोशनी उस वक़्त सलीम को बड़ी प्यारी मालूम हुई। उसने ट्रक के पीछे जाकर कमाल बेतकल्फ़ी से कोई दर्जन भर 1.5 दर्जन केले एक ही हाथ में तोड़ लिए। फौरन ही एक केला छीलकर मुंह में रखा और दूसरा छीलते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ चल दिया। अगली सीट पर 2 आदमी बैठे थे, जिनमें से एक तो यकीनी ड्राइवर था क्योंकि स्टीयरिंग व्हील संभाले बैठा था, और दूसरा या तो ट्रक का मालिक था या कोई बहुत बड़ा फ्रूट मर्चेंट। अस्सलाम वालेकुम। सलीम ने केला भरे मुंह से हत्तुल इम्कान वाज़िया तौर पर बोलने की कोशिश की। वालेकुम अस्सलाम, दूसरे आदमी ने जवाब दिया और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैंने आपके ट्रक से 2 दर्जन केले चुराए हैं। सलीम ने सोचा, तादाद कुछ बढ़ाकर ही बताई जाए तो अच्छा है। जी हाँ, देखिए। सलीम ने बकिया केले दिखाए। अजीब आदमी है, शायद वो सलीम को पागल समझ रहा था। आपने केले चुराए थे तो मुझे बताने क्यों आ गए? इसलिए कि शायद आप ये मामला पुलिस के सुपुर्द करना चाहें, सलीम ने पुरउम्मीद लहजे में कहा। बल्कि मेरा मशवरा है आप ज़रूर ऐसा करें। देखिए ना, आखिर मुझे क्या हक था कि मैं बगैर आपसे पूछे या कीमत दिए बगैर केले निकाल लूँ। यकीन कीजिए, अगर आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की तो इसका मतलब होगा कि आप जराइम की सरपरस्ती कर रहे हैं, और फिर चोरी जैसा संगीन जुर्म। पता नहीं आजकल हमारी नौजवान नस्ल को क्या हो गया है। कानून को तो ट्रक ने एक झुरझुरी से ली और एक झटके से आगे बढ़ गया। सलीम की निगाह उठाकर देखा तो ट्रैफिक सिग्नल की सब्ज रोशनी इसका मुंह चुड़ा रही थी। जवाबन सलीम ने भी आंखें फाड़कर जुबान बाहर निकाल दी। जहन्नम में जाओ तुम सब, उसने दिल में कहा, और दाहिने हाथ की तरफ एक दूसरी सड़क पर मुड़ गया।
बड़ा अजीब शहर है। वो केले खाते हुए सोच रहा था। धक्का दो तो लोग शुक्रिया अदा करते हैं, केले खा लो तो ये तक नहीं पूछते कि कितने तोड़े हैं। कम से कम नुकसान का ही अंदाज़ा हो जाए। फिर ट्रक में यूं चढ़े बैठे रहते हैं जैसे तख्ते तौस पर बैठे हों, जहाँ से नीचे उतरने में शान घट जाने का अंदेशा हो। नहीं करता तो ना करे, कोई पुलिस में रिपोर्ट इसकी बला से। उस वक्त पेट भरने का इंतज़ाम तो हो ही गया था। रात किसी पार्क में गुजर जाएगी, फिर जब सुबह होगी तो देखा जाएगा। 2-4 केले पेट में पहुंचे तो ख्यालात का रंग कुछ और ही था। ला हौला वला कुव्वता, मैं भी क्या हूँ, सलीम सोच रहा था। सच कहा कि बुजुर्गों ने, भूख में आदमी की मत मारी जाती है। ये नहीं कमाल है, मैं एक MSc होकर हफ्ते भर के लिए जेल जाने की सोच रहा था। खुदा ने बड़ी हैरियत की। अगर सचमुच हवालात पहुंच गया होता तो क्या होता। लानत भेजो जी, अब कभी मजाक में भी जेल के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या पता कौन सी घड़ी कैसी है। सलीम ने नज़र उठाई। उस सड़क से बेशतर दुकानें सोने चांदी के जेवरात मालूम होती थीं। वो एकदम चौंक सा गया। ये कार तो जानी पहचानी मालूम हो रही थी। दूसरे लम्हे सलीम एक बड़े जोहरी की दुकान के सामने कार से निकलकर नासिर को अंदर जाते हुए देख रहा था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।